हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैं आपको फिजिक्स फॉर आईटी जेई और नीट के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाने जा रहा हूं। अगर चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मेरा नाम दीपक कुमार यादव। जैसे आप देखिए कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, रियल फोर्सेस, उसी के आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। फोर्सेस ड्यू टू थिन रॉड, चौथा फोर्स होता है फोर्स ड्यू टू थिन रॉड, ठीक है ना, लाइट थिन रॉड। तो आप देखिए जैसे कोई मास है, इसमें एक थिन रॉड लगी हुई है, ये रॉड कैसी है, ये रॉड कैसी है, मासलेस। ये रॉड कैसी है, मासलेस। तो अब क्या होगा कि अगर ये जैसे मान लीजिए ये पेन है, तो पेन को आप इमेजिन करिए कि रॉड है, ठीक है ना। तो रॉड है तो क्या कर सकते हैं आप, इस मास को आप इससे धक्का भी दे सकते हैं और घसीट भी सकते हैं, ये इसके साथ अटैच है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक मासलेस रॉड से अगर किसी बॉडी के साथ या किसी मास के साथ क्या हो, अटैच हो, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, पुश भी कर सकते हैं और उसे क्या कर सकते हैं, पुल भी कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी अपने घर में किसी रॉड से किसी भी ऑब्जेक्ट को बांध दीजिए, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, उसे धक्का भी दे सकते हैं और उसे क्या कर सकते हैं, घसीट भी सकते हैं। तो दोनों नेचर होता है इसमें। किसी भी थिन रॉड से, लाइट थिन रॉड से हम क्या कर सकते हैं, पुश भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, पुल भी कर सकते हैं। तो वही लिखा हुआ था, फोर्स बाय द रॉड ऑन द ब्लॉक में भी पुलिंग और पुशिंग फोर्स। दोनों तरीके के फोर्स हो सकते हैं, पुलिंग फोर्स भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, पुशिंग फोर्स भी हो सकते हैं। इसे समझने की बात है, ठीक है ना। अगला फोर्स आता है, समझते हैं स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट समझिएगा बहुत ध्यान से। स्प्रिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट है क्या, जैसे हमने देखा कि एक स्प्रिंग है, हमने एक मास के साथ अटैच कर दिया। ये स्प्रिंग अभी अपनी कैसे रखी हुई है, नॉर्मल लेंथ पे। तो नॉर्मल लेंथ पर अगर स्प्रिंग रखी हुई है तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा, उसके कारण जो फोर्स होगा, किसी मास के साथ अटैच कर दिया मैंने, तो स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, 0 होगा। अगर स्प्रिंग अपनी नॉर्मल लेंथ पर है तो स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, 0 होगा। अब हमने क्या करा, दूसरे केस में देखिए, हमने क्या करा कि इस स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया, बढ़ा दिया। तो बढ़ाकर इधर ले आए तो कितने का चेंज हुआ, कितने का चेंज आ गया, डेल्टा एल का चेंज आ गया। अब इस पे लगने वाला जो फोर्स, अब देखिए स्प्रिंग जैसे लेंथ बढ़ेगी तो स्प्रिंग क्या करेगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर, नॉर्मल पोजीशन पर वापस आना चाहेगी। स्प्रिंग हमेशा अपनी नॉर्मल पोजीशन पर वापस आना चाहती है, आप ये से समझिए। तो स्प्रिंग अपने नॉर्मल पोजीशन पे वापस आना चाहेगी तो क्या करेगी, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। तो फोर्स किस नेचर का हो जाएगा, पुलिंग नेचर का हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब इसके कारण जो फोर्स आएगा, तो यहाँ पर होता है, जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन लेंथ। स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ। अब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वलिटी लाएंगे, तो एफ एस इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू डेल्टा एल। के यहाँ पर क्या है, स्टिफनेस है, क्या है, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। के यहाँ पर क्या है, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग की क्या है, स्टिफनेस है, ठीक। उसी तरीके से अगर हम स्प्रिंग को दबा दें, तो हमने स्प्रिंग को दबाया, तो अब दबा दिया तो स्प्रिंग क्या करेगी, फिर से अपनी नॉर्मल पोजीशन वापस आना चाहेगी। तो ये देखिए इस तरीके से फोर्स लगा रही है, तो किस तरीके से फोर्स लगाने लगी, पुशिंग फोर्स, ठीक है। तो स्प्रिंग में भी और इसके लिए भी वही रहेगा फार्मूला। चेंज इन लेंथ कितना हुआ यहाँ पर, डेल्टा एल। तो अब फार्मूला वही रहेगा, चाहे पुलिंग के लिए हो चाहे पुशिंग के लिए हो, फार्मूला सेम रहता है। क्या रहता है, के इंटू डेल्टा एल। लेकिन अगर स्प्रिंग घसीट रही है, मतलब बढ़ा रहे हैं उसकी लेंथ, तो नेचर कैसा होगा, पुलिंग, और उसे दबा रहे हैं तो नेचर कैसा हो जाएगा, पुशिंग। तो स्प्रिंग में ध्यान रखिएगा कि स्प्रिंग की लेंथ अगर बढ़ा रहे हैं तो फोर्स कैसा आएगा, पुलिंग आएगा, और दबा रहे हैं तो कैसा आ जाएगा, पुशिंग आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें जानने की कोशिश करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिवीजन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का डिवीजन कैसे करा जाता है। हमने मान लिया एक स्प्रिंग है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, उसकी लेंथ है L0, ठीक है, स्टिफनेस कितना है, के। लेंथ है कितनी, L0, और स्टिफनेस कितना है, के। हमने इसे 2 पार्ट में कट कर दिया, कितने रेशियो में, M रेशियो और N रेशियो में। तो M रेशियो की स्टिफनेस है K1 और N रेशियो की स्टिफनेस क्या है, K2। हम ये K1 और K2 दोनों स्प्रिंग की अलग अलग स्टिफनेस को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है ना। कैसे फाइंड करा जाएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, कैसे फाइंड करा जाएगा, कुछ नहीं, सीधा फार्मूला याद रखिएगा। K1, अगर हमें K1 चाहिए तो पहले दोनों स्टिफनेस को जोड़ दो, कितना है, दोनों रेशियो को, M1 प्लस N, और ऊपर आ जाएगा टोटल स्टिफनेस K, और बाई
तो ये K1 है तो इसका रेशियो कितना m, तो यहाँ नीचे कितना आ जाएगा m। और K2 अगर निकालना हो तो आप जान गए K2 क्या, K2 में भी क्या हो जाएगा m प्लस n इंटू K, और K2 है तो इसकी रेशियो कितना n, तो यहाँ नीचे कितना आ जाएगा n। ठीक, बहुत आसान है, समझते हैं। स्टिफनेस ऑफ इस पार्ट की K1 की और स्टिफनेस किसकी K2 की, अगर इसे m और n रेशियो में डिवाइड करा जा रहा है तो। उसी तरीके से अगर हम स्प्रिंग को 3 रेशियो में डिवाइड कर दें, बहुत आसान। अगर हम K1 की, और देखिए 3 भाग में डिवाइड कर दिया, एक का है m, एक का है n, दूसरे तीसरे का क्या है p। इसकी स्टिफनेस है K1, इसकी स्टिफनेस है K2, इसकी स्टिफनेस क्या है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना। डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। ये एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसान है और बहुत आसान तरीका है। अगर हमने कह दिया आपसे K1 की स्टिफनेस निकाली है, तो आप कहेंगे सर तीनों के रेशियो को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा m प्लस n प्लस p, और टोटल स्टिफनेस कितनी है K, तो यहाँ पर K, और K1 का रेशियो कितना है m, तो नीचे कितना आ जाएगा m। K2 निकालना हो तो आप कहेंगे सर बहुत आसान, तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा m प्लस n प्लस p, m प्लस n प्लस p, टोटल स्टिफनेस K, और K2 का नीचे रेशियो देख लीजिए कितना n, तो नीचे कितना आ जाएगा n। और K3 अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा m प्लस n प्लस p, स्टिफनेस कितनी है K, और K3 के नीचे का रेशियो कितना है p, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा p। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ स्प्रिंग में, ठीक है ना, कंसीडर अ स्प्रिंग ऑफ नॉर्मल लेंथ L0 और इसकी स्टिफनेस कितनी थी K। हमने स्प्रिंग को कट करा पहले 2 पार्ट में और फिर कितने पार्ट में, 3 पार्ट में, और अलग अलग पार्ट की हमने क्या फाइंड करी, स्टिफनेस फाइंड करी। तो इस तरीके से K1 और K2 की स्टिफनेस फाइंड कर ली। यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड करा था तो K1, K2 और K3 की स्टिफनेस फाइंड कर ली। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नहीं, पहले ये देख लेते हैं फोर्स ड्यू टू इलास्टिक कॉर्ड। फोर्स ड्यू टू इलास्टिक कॉर्ड, एक इलास्टिक कॉर्ड है। जैसे क्या इलास्टिक कॉर्ड का मतलब क्या है, आपके पास एक रबर बैंड है, एक रबर है, ठीक है ना। अब रबर से आप खुद सोच सकते हैं, रबर को आपने किसी बॉडी के साथ अटैच कर दिया, जैसे मैंने इस रबर को इस बॉडी के साथ अटैच कर दिया, तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप इसे घसीटेंगे, मतलब बढ़ाएंगे इस तरीके से, तो क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जनरेट हो जाएगा। इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, फोर्स जनरेट हो जाएगा। ये चेंज इन लेंथ है कितनी कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जनरेट हो गया। तो अब क्या है कि अगर ये नॉर्मल पोजीशन पर है अपनी, ठीक है, नॉर्मल पोजीशन पर है, ठीक है, कोई भी लेंथ में चेंज नहीं हुआ है, तो जो इलास्टिक फोर्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जैसे लेंथ आप इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जनरेट हो जाएगा। किस तरीके का फोर्स जनरेट होगा, पुलिंग फोर्स। कैसा फोर्स जनरेट होगा, पुलिंग फोर्स जनरेट होगा। और उसकी वैल्यू भी क्या होगी, एफ इलास्टिक की वैल्यू भी होती है K इंटू डेल्टा एल, ठीक है, K इंटू क्या होती है, डेल्टा एल। K यहाँ पर वही स्टिफनेस ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टिफनेस हो जाएगा, ठीक है ना, स्टिफनेस ऑफ कॉर्ड। किसी कॉर्ड का क्या हो जाएगा, स्टिफनेस हो जाएगा। लेकिन स्प्रिंग की तरह इसमें नहीं होता। अगर हम इसकी लेंथ को कम करेंगे तो कॉर्ड क्या कर जाती है, स्लैग कर जाती है। कॉर्ड क्या कर जाएगी, स्लैग कर जाएगी। तो जब स्लैग कर जाएगी तो उसमें कोई फोर्स जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इस केस में भी इलास्टिक फोर्स क्या हो जाएगा, इलास्टिक फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हमेशा याद रखेंगे, इलास्टिक कॉर्ड में अगर इलास्टिक कॉर्ड नॉर्मल लेंथ में या अपने से कम लेंथ पर है तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, 0। सिर्फ फोर्स कहाँ पर जनरेट होगा, जब हम कॉर्ड की लेंथ को क्या कर रहे होंगे, बढ़ा रहे होंगे। तो कॉर्ड की लेंथ को अगर हम बढ़ा रहे होंगे तो कैसा फोर्स जनरेट होगा, पुलिंग फोर्स जनरेट होगा। और उस पुलिंग फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, K इंटू डेल्टा एल। तो इसमें लिखा हुआ है, जैसे नोट करके मैंने लिख दिया था, इलास्टिक कॉर्ड कैन एक्सर्ट ओनली पुलिंग फोर्स ड्यूरिंग द एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो क्या है कि कॉर्ड हमेशा कैसा फोर्स जनरेट करता है, पुलिंग। और कब जनरेट करता है, जब उसका क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। द इलास्टिक कॉर्ड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। इलास्टिक कॉर्ड को अगर हम कंप्रेस करेंगे तो कोई भी फोर्स जनरेट नहीं होगा। ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगले फोर्स पे बढ़ते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हम अगर किसी भी सतह पे चलते हैं या कोई भी बॉडी किसी भी रफ सरफेस पर चलती है या फिर स्टेबल है, तो वो किसके कारण स्टेबल है, फ्रिक्शन के कारण स्टेबल है। किसके कारण स्टेबल है, फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो उस पर लगने वाले जो फोर्स होते हैं, ठीक है ना, उसे लगने वाले जो फोर्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ये क्या, इट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय द सराउंडिंग रफ सरफेस, ठीक है ना। किसी भी सराउंडिंग रफ सरफेस के द्वारा किसी भी बॉडी पर जो फोर्स
जनरेट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। और ये हमेशा कैसा लगता है, ये हमेशा कैसा लगता है, टेंजेंशियली टू द कॉन्टैक्ट, जिस तरीके की कॉन्टैक्ट सरफेस होगी उसी के पैरेलल या कह सकते हैं टेंजेंटली, ठीक है ना, लगेगा। जैसे हम देखते हैं, समझते हैं, पहले दो तरीके के फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स होते हैं। पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में जानते हैं, हमने एक फोर्स लगाया ऐसे, तो अब ये अगर ऐसे फोर्स लगाया तो ये बॉडी इधर मूव कर जानी चाहिए, नहीं मूव करती है। क्यों नहीं मूव करती? क्योंकि ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, कॉन्टैक्ट सरफेस के कारण यहाँ पर क्या जनरेट हो जाता है, एक तरीके क्या जनरेट हो जाता है, फ्रिक्शन, एक तरीके फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है, फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन इस फ्रिक्शन फोर्स क्या है कि अगर हम फोर्स की वैल्यू जीरो करते हैं, हम फोर्स की वैल्यू क्या करते हैं, जीरो, तो इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फिर फोर्स की वैल्यू हम 1 कर दें तो इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1। इसका मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स जो है ये वेरिएबल है, एक तरीके क्या है, वेरिएबल, जो डिपेंड कर रहा है इस पर, जो डिपेंड कर रहा है अप्लाइड फोर्स पर, जो किस पे डिपेंड कर रहा है, अप्लाइड फोर्स पर। लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है। इसकी लिमिट क्या होगी कि मान लिया हमने 5 न्यूटन तक हमने फोर्स लगाया तो इस फ्रिक्शन फोर्स वैल्यू 5 न्यूटन तक हो गई। लेकिन अगर 5.1 करा तो 5.1 हुई। लेकिन अगर उससे ज़्यादा मैंने बढ़ा दिया, 5.2 अगर फोर्स कर दिया, तो ये ब्लॉक जो है वो मूव कर जाएगा। अगर ब्लॉक मूव कर गया तो हम स्टैटिक फ्रिक्शन में नहीं रहेंगे, हम किस में आ जाएंगे, डायनेमिक फ्रिक्शन में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो होती है, वो जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है Fs, इसकी वैल्यू 0 से वेरी करती है और एक लिमिट तक वैल्यू करती है। इस जो मैक्सिमम लिमिट होती है फ्रिक्शनल फोर्स की, उसे कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फ्रिक्शनल फोर्स इन विच अ बॉडी रिमेन्स इन स्टेबल कंडीशन। ठीक है, लिमिटिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स की वह वैल्यू है जिसपे कोई भी बॉडी किसी भी सतह पर क्या रह सकती है, विराम अवस्था में रह सकती है। ठीक, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, Fs लिमिट इज इक्वल टू, जो लिमिटिंग फोर्स की वैल्यू है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है, वो होती है म्यू एस इंटू एन। म्यू एस यहाँ पर होता है कोफिशिएंट ऑफ क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस यहाँ पर होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या है, काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन। तो अगर कोई, अब देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन से अगर हम आगे बढ़े, लिमिटिंग फ्रिक्शन के क्या करें, आगे बढ़े, तो अब कोई भी बॉडी क्या करेगी कि जो सरफेस है, कॉन्टैक्ट सरफेस, उस पर रब करने लगेगी और आगे बढ़ने लगेगी। उसके कारण जो उसमें फ्रिक्शन जनरेट होता है उसे हम कहते हैं क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। तो इन द रबिंग कंडीशन द अपोजिंग फोर्स स्टिल एग्जिस्ट एंड इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन विच अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉन्टैक्ट। और इसकी काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो म्यू के इंटू एन होती है। ठीक है, और ये म्यू के क्या हो जाता है, कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है किससे, काइनेटिक फ्रिक्शन से। इसकी वैल्यू किससे ज़्यादा होती है, ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू है यही मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है ना, इससे कम होगा तो स्टेबल किस में रहेगा, रुका हुआ रहेगा। ठीक है ना, बॉडी किस में रहेगी, रेस्ट में रहेगी। लेकिन अगर इससे बढ़ गया तो किस में आ जाएगा, काइनेटिक में आ जाएगा। लेकिन काइनेटिक की भी जो वैल्यू होती है वो किससे कम होती है, लिमिटिंग से। ठीक है ना, आज के लेक्चर में इतना ही। आशा करता हूँ सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।